हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बी पॉलिटिकल में। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्लेटो का पहला पार्ट, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो प्लेटो के पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं, जिसमें से हमने उनकी मेथोडोलॉजी के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने उनका हिस्टोरिकल आस्पेक्ट देखा था, मीन्स उनके सराउंडिंग में उस समय का सिनेरियो क्या था। ठीक है, तो मैं थोड़ा आपको रिवीजन करा दूं कि उस समय सिचुएशन क्या थी। सिचुएशन ये हो गई थी कि सोक्रेटिस को जहर पिला दिया गया था। ठीक है, उसके बाद उससे पहले एथेंस हार चुका था, तो वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में करप्शन था। तो प्लेटो ने उसमें सुधार के लिए अपनी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरियाँ दी हैं। उन थ्योरियों को जनरेट करने के लिए प्लेटो ने कुछ कुछ मेथोडोलॉजीज दी हैं। ठीक है, सो उन मेथोडोलॉजीज के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। मतलब मैं आपका थोड़ा क्विक रिवीजन दूंगा आपको, ताकि जिससे आपका थोड़ा रिवाइज हो सके। तो वीडियो स्किप मत करना, ताकि एक क्विक रिवीजन जरूरी होता है, तो जिससे आपको बेनिफिट रहेगा। तो डायरेक्टली मैं आपको सीधे मेथोडोलॉजी में ले जा रहा हूँ। सो जो प्लेटो की मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, एंड मैंने आपको बताया था कि प्लेटो उस समय जब प्लेटो ग्रीस में थे, तो वो जो सिटी स्टेट्स थे कितने टाइप्स में डिवाइड थे, ये सब मैंने आपको बता चुका ऑलरेडी। तो हम यहाँ पे पहुँचे थे कि जो प्लेटो की मेथोडोलॉजीज थी, ठीक है, वो क्या क्या थी। जिसमें से पहला हमने पढ़ा था डायलेक्टिकल। डायलेक्टिकल का मतलब मैंने आपको सीधा और सिंपल सरल भाषा में ये बताया था कि मान लीजिए यदि कोई पूछे, एक पर्सन है और ये दूसरा पर्सन है। डायलेक्टिकल का मतलब है, इन शॉर्ट अगर मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं, तो डायलेक्टिकल का मतलब ये है कि अगर एक आइडिया आता है, मान लीजिए ये आइडिया आया, ये थीसिस लेके आया, दूसरा आइडिया आया सिंथेसिस लेके आया, और इनका कोलिजन होगा, इनके बीच में लड़ाई भी हो सकती है, शांति से काम हो सकता है, और नया आइडिया जनरेट होगा जिसे बोलेंगे सिंथेसिस। आई होप आपको समझ में आएगा। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे पूछा, मैंने जनरली पिछले में भी ये एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए कि आपसे पूछा कि प्यार क्या है। ठीक है, तो आपने जवाब दिया लव इज केयरिंग। उसके बाद मैंने ये सवाल पूछा, केयरिंग तो हमारी जो नर्स हैं वो भी करती हैं। ठीक है, तो फिर क्या ये प्रॉपर डेफिनेशन हो पाएगी? तो आपने बोला नहीं, जो मम्मी करती है वो प्यार है। फिर उसके बाद मैंने पूछा जो मम्मी करती है अगर वो प्यार है, तो लेकिन आप उसको डिफाइन कैसे करोगे? फिर मैंने क्वेश्चन पे क्वेश्चन करे, आपने मुझे आंसर पे आंसर दिए, फिर आपने भी क्वेश्चन करे, मैंने भी करे, और लास्ट में एक लव की एक फाइनल डेफिनेशन मुझे मिली। ठीक है, जिसका पीछा सोक्रेटिस कर रहे थे, नॉट डेफिनेशन ऑफ लव, मतलब सबकी फाइनल जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो फाइनल पॉइंट है, जो फाइनल डेफिनेशन होगी किसी भी चीज़ की, उसका जो पीछा कर रहे थे वो थे प्लेटो। आयो सॉरी एरिस्टोक्रेट्स, ये स्लिप ऑफ टंग था, सॉरी। एरिस्टोक्रेट सभी जो जितनी भी दुनिया में चीज़ें हो रही हैं उसकी जो फाइनल डेफिनेशन मतलब वो किसी चीज़ के अल्टीमेट एम तक पहुंचना चाहते थे। कोई चीज़ हो रही है तो इसका अल्टीमेट पर्पस क्या है, उसका आखिरी पर्पस क्या है उसके होने का, तो वो सोक्रेटिस थे, उसी को फॉलो किया प्लेटो ने। प्लेटो ने डायलेक्टिकल मेथड का यूज किया अपनी थ्योरीज देने में। ठीक है, उसके बाद वो एनालिटिकल अप्रोच लाते हैं। एनालिटिकल अप्रोच मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करके स्टडी करना, एनालाइज करना हर चीज़ का उसके बारे में। जैसे कि मुझे गाड़ी की स्टडी करनी है, तो मैं उसके टायर की भी स्टडी करूंगा, उसके हर पार्ट की, उसकी बॉडी की, उसके इंजन की, इंजन के अंदर भी अदर पार्ट्स की स्टडी करूंगा, हर पुर्जे की स्टडी करूंगा। दैट इज नोन एज एनालिटिकल अप्रोच। समझ में आया? ठीक है, उसके बाद थ्योरी ऑफ फॉर्म का मतलब मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो प्लेटो ने यही कहा कि जो आइडिया है, मान लीजिए मेरे दिमाग में किसी चीज़ का आइडिया आया, मैं बोलूँ आपने पेन देखी है, तो आपको ध्यान में आएगा अलग अलग तरीके की पेन है, सबकी शेप अलग है, मतलब मटेरियल, उसकी मटेरियलिस्टिक फॉर्म, उसकी जो भौतिक जो आकार है, उसका भौतिक जो रचना है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो उसका आपके दिमाग में पेननेस का आइडिया है कि पेन कैसी होती है, वो तो फिट है ना। मतलब कि प्लेटो कहना चाहते हैं कि आइडिया एग्जिस्ट करता है, मटेरियलिस्टिक फॉर्म्स डिफर कर सकती हैं। समझ में आ गया ना? मेन है आइडिया। ठीक है, मतलब जो पास्ट में चीज़ें रही होंगी, सबसे पहले आइडिया बना होगा, उससे मटेरियलिस्टिक चीज़ें बनी होंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसी के अपोज में फिर एरिस्टोटल जाता है। एरिस्टोटल बोलते हैं कैसी बात कर रहे हो, हमारे सामने चीज़ें हमें दिख रही हैं, तो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ हमारे दिमाग में आइडिया बनाती है, तभी हम उसका अलग अलग नाम रखते हैं, ये वाली पेन, वो वाली पेन, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद आता है हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच मतलब हिस्ट्री से सीखते हुए फ्यूचर में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, वो हिस्टोरिकल अप्रोच होती है। टेलियोलॉजिकल अप्रोच का मतलब होता है ऑब्जेक्ट विद एन ऑब्जेक्टिव। मतलब जैसे कि पेड़ है, पेड़ का सॉरी पौधा है, पौधे का अल्टीमेट एम क्या है। अगर आपसे कोई पूछे टेलियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, तो आप सीधे बोलोगे किसी चीज का, यहाँ पर मैंने छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ऑब्जेक्ट विद एन ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, किसी चीज का फाइनल पर्पस क्या है,
पेड़, पौधे का फाइनल पर्पस है पेड़ हो जाना, ठीक है। पेन का फाइनल पर्पस है कि बोर्ड में लिख लिख के खत्म हो जाना। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सबके फाइनल पर्पस डिफाइंड है, ये कहना चाह रहे हैं, मतलब हर ऑब्जेक्ट का अपना एक फाइनल पर्पस होता है। जैसे कि मैं यहाँ टीचिंग कर रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा फाइनल पर्पस क्या है कि आपको अच्छे से आए, वो जो टॉपिक मैं समझा रहा हूँ आपके दिमाग में वो ग्रास्प करे, तुरंत बैठे, ठीक है। उसके बाद आपका अगला मेथड है डिडक्टिव मेथड। तो डिडक्टिव मेथड का क्या मतलब होता है? डिडक्टिव मेथड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैंने कोई जनरल आइडिया बनाया, ठीक है। सो मैंने जो जनरल आइडिया बनाया अपने दिमाग में, वो जनरल आइडिया से मैं अपने आसपास कोई चीज़ें प्रूफ करने लगा हूँ। सपोज दैट मैं बोल रहा हूँ कि एप्पल कश्मीर के अच्छे होते हैं। मैंने जनरल आइडिया बना दिया, मतलब मैं आपको आजकल के लेवल पे एग्जांपल्स दे रहा हूँ, राइट। उन्होंने ऐसा एग्जांपल नहीं दिया, उन्हें थ्योरी के बेसिस पर समझाया, बट उतना डिफिकल्ट जाते नहीं है, क्योंकि हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, तो बेटर है कि हम वही चीज़ देखें जो इंपॉर्टेंट है। तो प्लेटो ने बोला कि डिडक्टिव मेथड बताया, उन्होंने बोला कि जो आइडिया, सॉरी, डिडक्टिव मेथड में मैंने एक जनरल आइडिया बनाया, ठीक है, और मैं उसे ब्रेक ब्रेक करके कंक्लूजन तक पहुंच रहा हूँ। मैंने बोला कि एप्पल कश्मीर के अच्छे होते हैं, ठीक है, तो मैंने जनरल आइडिया बना दिया, और मैंने हमेशा अपने कंक्लूजन में भी ये कहा कि एप्पल कश्मीर के अच्छे होते हैं, द एप्पल्स ऑफ कश्मीर आर वेरी गुड। सो लेकिन किसी ने मुझे बताया, किसी ने मुझे हिमाचल प्रदेश के एप्पल खिलाए, ठीक है, किसी ने मुझे कहीं किसी और कंट्री के एप्पल खिलाए, तो अब मुझे वो टेस्टी लग गए। सो इससे ये भी डिडक्टिव मेथड भी आई, सिंथेसिस निकला, कश्मीर के एप्पल अच्छे होते हैं, हिमाचल प्रदेश के एप्पल उससे ज़्यादा अच्छे होते हैं, सिंथेसिस, सॉरी एंटीथेसिस आया, ठीक है। सिंथेसिस निकला कि दोनों के एप्पल अच्छे होते हैं, समथिंग लाइक कुछ ऐसा हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, फाइनल कंक्लूजन। आई होप आपको डिडक्टिव समझ में आया ना, मतलब कि मैं बोलूँ सारे कुत्ते काले होते हैं, समझ रहे हो, सारे कुत्ते काले होते हैं, तो मैंने जितने भी काले कुत्ते मैंने देखा ना, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये डॉग ब्लैक है, ये दूसरा भी डॉग ब्लैक है, जितने रास्ते में मेरी गली में सारे ब्लैक डॉग है मान लो, ठीक है। लेकिन कल के दिन कोई वाइट डॉग लेके आया, ठीक है, तो मैं अपनी चीज़ों को, अपने आइडिया में जो मैंने जनरल थ्योरी बनाई है उसको मटेरियलिस्टिक थिंग्स के जरिए प्रूफ करवा रहा हूँ, तो इस अप्रोच को बोलते हैं डिडक्टिव मेथड, ठीक है। मतलब मैं तोड़ तोड़ के, देख जगह के, जा जाके वो चीज़ें प्रूफ करवा रहा हूँ, समथिंग लाइक। एनालॉजी का मतलब होता है एग्जाम्पल देके समझाना। प्लेटो ने बहुत सारे एग्जाम्पल समझा रखे हैं, मैं आपको आने वाली थ्योरी में डेफिनेटली उनको बताने वाला हूँ। तो आई होप आपको एक क्विक रिवीजन समझ में आया होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली मूव करते हैं प्लेटो की डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच में, जिसमें से पहला प्लेटो ने अप्रोच दिया है प्लेटोज एलिगरी ऑफ द केव। वन सेकेंड, लेट मी कनेक्ट द पेन। ओके, तो प्लेटो की पहली थ्योरी है प्लेटोज एलिगरी ऑफ द केव। सो इसमें प्लेटो क्या करते हैं, प्लेटो अपना फिलोसॉफिकल आइडिया देते हैं। प्लेटो ये बोलते हैं कि जो केव है, मान लो, मतलब एक मैं आपको पहले आइडिया से समझाता हूँ ताकि आपकी क्लैरिटी रहे। एलिगरी ऑफ केव में प्लेटो इमेजिन करते हैं एक सिचुएशन, ठीक है, तो मैं आपको पहले इमेजिन करवाता हूँ। मान लो एक केव है, ठीक है, प्लेटो ने यहाँ पे बनाया है, ये केव है, ये जो दिख रहा है आपको ये केव है। इसमें यहाँ कुछ लोगों को जंजीरों में बांधा हुआ है, बचपन से ही जंजीरों में बंधे हुए हैं, और इनको केवल ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, ये क्लियर है। अब जो ये तस्वीरें ये लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये बचपन से ही ये तस्वीरें देख रहे हैं, जंजीर से ये हिल तक नहीं सकते, ऐसे ही बंधे हुए हैं मान लो, ठीक है, ये बंधे हुए हैं, इसी सिचुएशन को देखते हैं, इनके पीछे आग जली हुई है, जिससे यहाँ ये तस्वीरें बन रही है, इमेजेस बन रही है, सॉरी, ठीक है। अब जिंदगी भर ये इस इमेज को रियलिटी मान रहे हैं, मतलब इन्होंने ये सोच लिया दिमाग में कि अगर हम इन इमेजेस का मतलब समझ जाएंगे, हम दुनिया की रियलिटी को जान पाएंगे, ठीक है। तो आखिर हमारा होना ना होना, जो रियलिटी है दुनिया की, ये सब यही तस्वीरें हैं, अगर इनका मतलब हमें समझ में आ गया तो हम दुनिया की रियलिटी को जान चुके हैं, मतलब क्लियर है। लेकिन एक दिन क्या होता है, इनमें से यहाँ पर वन बाय वन जो मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने सब मेंशन किया हुआ है, आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं सब यहाँ पर मेंशन मिलेंगी आपको, ठीक है, नोट्स के फॉर्म में, डोंट वरी फॉर दैट, सब आपको अवेलेबल मिलेगा ऑलरेडी। तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है सबका, ठीक है, तो मैं आपको टाइम दूंगा ऑब्वियसली। सो अब क्या होता है, इनमें से एक दिन क्या होता है, एक आदमी अपनी जंजीरें तोड़कर बाहर निकल जाता है, ठीक है, सारी जंजीरें तोड़कर बाहर निकल जाता है। जैसे ही ये ऊपर उठता है, इसको सबसे पहले एक तीव्र रोशनी मिलती है, यहाँ पर ये आएगा, ठीक है, ये देखो यहाँ पर हाथ लगा रहा है अपनी आंखों में, आपको दिख नहीं रहा होगा फिगर में, बट ये हाथ लगाता है अपनी आंखों में लाइक दैट, क्योंकि अचानक से ये इस जोन में था जहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम अंधेरा था, अचानक से इसको सूरज की रोशनी मिलेगी, तो इसको कष्ट सहना पड़ेगा ना। वो जो सूरज की रोशनी है ना, वो कष्ट है। कष्ट किसका? ये जो दुनिया है, ये संसार है, ज्ञान है, ठीक है, ये नॉलेज है, के फॉर नॉलेज, ये नॉलेज है।
इस नॉलेज को गेन करने के लिए उसे कुछ कष्ट सहना पड़ेगा। वो कष्ट क्या है? वो रोशनी है, वो तीव्र रोशनी है, और वो बेड़ियां हैं जो उसके हाथ में बधी हुई थी। क्लियर है? तो ये बाहर जाता है, एक्सप्लोर करता है, देखता है कि दुनिया इतनी बड़ी है, हम तो कहाँ गुफा में बधे हुए थे इतने सालों से। राइट? तो आप, आई होप आप इसको कनेक्ट कर पा रहोगे, कोई फिलोसॉफिकल मतलब है इसका, डेफिनेटली है। ठीक है? कहने का मतलब है जिंदगी भर जो चीज हमें बताई जाती है, जरूरी नहीं कि वही चीज सत्य हो। ठीक है? आप अपने बारे में भी रिसर्च कर सकते हो इस चीज में। कहने का मतलब है हमें बोला जाता है कि भगवान है, हमें बोला जाता है कि भगवान नहीं है। मतलब दोनों पर्सपेक्टिव में समझा रहा हूँ। ठीक है? तो ये मैं अपना आइडिया नहीं बता रहा हूँ, ये प्लेटो के पर्सपेक्टिव में मैं आपको प्रेजेंट एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। क्लियर है? तो हमें ये चीजें बताई जाती हैं, क्या पता इसके बियॉन्ड कोई चीज हो। इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं। ठीक है? जैसे कि मान लो हिस्ट्री में आपने पास्ट में इवेंट्स देखे होंगे, जैसे कि सबसे पहले चर्च का कंट्रोल था। ठीक है? चर्च की डोमिनेंस थी। उसके बाद धर्म को ही सब कुछ मानते हैं, मतलब धर्म के हिसाब से चलोगे तो वही मोक्ष का मार्ग है, इस हिसाब से चलते थे। फिर उसके बाद लोगों में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हुई, लोगों ने साइंटिफिकली सोचना स्टार्ट किया। राइट? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, अलग अलग मशीनें आई, नई नई टेक्नोलॉजीज आई, नए नए साइंटिस्ट ने नई नई खोजें की, हम स्पेस में गए, हमने नई नई चीज़ें करी। अब डायमेंशन चेंज हो रहा है। राइट? साइंस के बेसिस पर भी जो लास्ट अल्टीमेट ट्रूथ है हम उसको खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? अब इन फ्यूचर कुछ और ऐसी चीज होगी, कोई आएंगे जो रिसर्च करेंगे और कुछ नई ऐसी चीज बना देंगे। पहले धर्म की किताबों ने हमें सिखाया, अब साइंस की किताबें हमें सिखा रही। कुछ साल बाद कुछ ऐसी नई चीज आएगी जो हमें कुछ और सिखाएगी, मतलब कुछ एक नया एस्पेक्ट दे देगी अल्टीमेट ट्रूथ को जानने का। राइट? तो एलिगरी ऑफ केव में भी यही एस्पेक्ट बताया जाता है कि क्या कहते हैं, जो ये आदमी जो बाहर निकल चुका है, अब इसने दुनिया देख ली है, ये जानता है रियलिटी, कि इस जो रियलिटी में फंसा हुआ था एक्चुअली में वो रियलिटी नहीं थी। ठीक है? वो इसके थ्रू अल्टीमेट ट्रुथ को जानने चाह रहे थे, ये चार तस्वीरों के थ्रू, बट एक्चुअल में ये ऐसा नहीं था। ठीक है? रियलिटी कुछ और थी। कभी कभी हम सोचते हैं ना, अरे यार ऐसा होना चाहिए था। ठीक है? मतलब अरे ये एक्चुअल में ऐसा है, मैं तो ये सोच रहा था, ऐसी टाइप की थिंकिंग। ठीक है? तो ये होता है एलिगरी ऑफ केव। मैंने यहाँ स्टेप लिखे हैं। अच्छा, अब ये जो आदमी है ये दोबारा इनको बताने अगर जाएगा तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग इसको ही मानने लगेंगे। जैसे कि कोई बड़ी बड़ी सदियों में लोग आते हैं। ठीक है? गैलीलियो ले लो, ठीक है, एडिशन ले लो, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको समाज ने दबाया है। ठीक है? जिनका समाज ने अपोज किया है, उनको समाज वो मीन्स जो धर्म है, शुरुआती तौर पर जो साइंटिस्ट थे उनको धर्म ने बहुत दबाया। उन्होंने बोला क्या बेतुकी की बातें कर रहा है, जो धर्म बोल रहा है, जो हमारी रिलीजियस बुक्स बोल रही है वो सत्य है, जो ये आदमी बोल रहा है ये सत्य नहीं है। तो धार्मिक किताबों ने हमको ये सब चीजें सिखाई थी। ठीक है? लेकिन कुछ सालों बाद देखा एक्चुअल में बिजली पैदा हो सकती है, एक्चुअल में ये चीज होती है, जब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हमने उसकी देखी। राइट? सो आई होप आप समझ पा रहे होगे कि एलिगरी ऑफ केव क्या है। जो एक्चुअल में हम रियलिटी देख रहे हैं, ये एक्चुअल में ना होगा, क्या पता कुछ और रियलिटी हो, ये चीज समझाती है। तो ये अगर आदमी इनके पास वापस जाएगा और इनसे ये कहेगा कि एक्चुअल में जो तुम यहाँ देख रहे हो ये रियलिटी नहीं है, बाहर आओ, यहाँ तुम्हें रियलिटी मिलेगी, तो ये लोग क्या करेंगे, इसका अपोज करेंगे। तो वही हम सोसाइटी में देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब लिखा है, देखो। प्रिजनर्स आर चेंज इनसाइड अ डार्क केव सिंस बर्थ, दे कैन ओनली सी द केव ब्लैक वॉल, आई जस्ट टोल्ड यू। बिहाइंड द बर्थ मतलब ऐसा भी मत सोचना कि उन्होंने कुछ खाया नहीं खाया, हम यहाँ पर एक आइडल कंडीशन लेके मान रहे हैं, दैट्स वाई एक यूटोपियन आइडिया है। ठीक है? they can only see the cave's black back wall, behind them a fire burns। जो मैंने बताया ऑब्जेक्ट दिख रही है उनकी शेडो है, शेडो को ही क्या मान के चल रहे हैं, वो रियलिटी मान के चल रहे हैं। ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना, आपके बहुत काम आएंगे, शॉर्ट नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। बिलीव वो तो इमेजिन क्या कर रहे हैं कि यही सत्य है। ठीक है? 1 सेकेंड, लेट मी करेक्ट माई पेन। वो ये बिलीव क्या कर रहे हैं, शेडो इज रियल, जो इस दिख रहा है यही रियल है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग ही हमें अल्टीमेट ट्रूथ तक पहुंचाएगी। ठीक है? आप इसे पढ़ सकते हो, मैंने जो चीजें हैं वो मैंने आपको समझा दी है, एलिगरी ऑफ केव का एक्चुअल मतलब क्या है। ठीक है? तो मॉरल क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल, यहीं पर लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन इग्नोरेंस इन द केव, एजुकेशन इज पेनफुल बट नेसेसरी जर्नी टू ट्रुथ। वही जो आदमी को अचानक, मैंने बोला ना, लाइट आई अचानक से, उसे पेन हुआ होगा। ठीक है? दिक्कत हुई होगी, लेकिन सडनली जैसे उसे रियलिटी का रियलाइजेशन होगा तब उसे शांति महसूस हुई होगी। जैसे गौतम बुद्ध हो गए। ठीक है? जिनको भी ऐसी नॉलेज मिली है। ठीक है? जैसे जैनिज्म हो गया, अलग अलग धर्म आए ना, तो उनके जो धर्म गुरु थे उनको क्या हुआ, रियलाइजेशन हुआ ट्रुथ का। ठीक है? तो फिलोसोफर किंग का आइडिया। ठीक है? इसी से ये चीजें निकली हैं प्लेटो की। तो नेक्स्ट है, अब बात आती है प्लेटो की नेक्स्ट थ्योरी, थ्योरी ऑफ जस्टिस।
अब थ्योरी ऑफ जस्टिस को समझने से पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड दे दूं। थ्योरी ऑफ जस्टिस का आइडिया आया कहाँ से? प्लेटो ने सोचा कि अच्छा, जैसा जस्टिस आजकल है, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट हमें बोलेगा कि हमें न्याय दिलाएगा, राइट? हमने किसने हमारे खिलाफ, किसने हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन किया है, या हमारे साथ किसी ने कोई गलत काम किया है, ठीक है, हमारी जो प्राइवेसी है उसका हनन किया है, हमारे राइट टू लाइफ को खतरा पहुंचाया है, तो जो कुछ भी है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? उसकी रक्षा करेगी, हमें न्याय दिलाएगी। क्लियर है? अब सीन क्या है, जो प्लेटो ने जस्टिस बताया वो ऐसा जस्टिस नहीं है, ठीक है? प्लेटो का जो जस्टिस है वो सोसाइटल लेवल है। वो बोलता है कि सोसाइटी को सुधारो। अगर सोसाइटी का हर आदमी अपने अपने लेवल के हिसाब से काम करे तो सोसाइटी क्या होगी, एक अच्छे तरीके से चलेगी। कहने का मतलब यह है कि उस समय मैंने बताया था सोक्रेटिस जैसे महान आदमी को, अकॉर्डिंग टू द प्लेटो, सोक्रेटिस जैसे महान आदमी को इन्होंने जहर पिला दिया। कैसे लोग हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन कर रहा है, जो अल्टीमेट ट्रूथ को जानने की कोशिश कर रहा है, उसे इन्होंने मरवा दिया। ठीक है? तो कैसी सोच होगी उनकी। एंड दूसरी बात उन्होंने बोली कैसी करप्ट हो चुके हैं, मतलब जो गवर्नमेंट के अंदर लोग हैं वो करप्ट हो चुके हैं, इन्हें सुधारना है। तो सुधार कहाँ से होगा? सुधार होगा अगर जो एक्चुअल काम करने के लिए जो बना है वो काम करे। ठीक है? जो एक्चुअल काम करने के लिए जो बना है वो वही काम करे। ठीक है? तो तभी जस्टिस हो पाएगा सोसाइटी में। तो जस्टिस क्या है? सोशल हार्मनी आनी चाहिए थ्रू फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, मतलब डिवीजन हो जाए एक तरीके से। ठीक है? तो उसने क्या करा, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे इंडिया में था, ठीक है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। ठीक है? तो ये जो इंडिया में डिवीजन था उसी टाइप का डिवीजन इन्होंने दूसरे लेवल में किया। मतलब जैसे कि क्या, सोल पार्ट्स, मतलब क्या, जो रीजन, जिसके पास रीजन है वो क्या होगा, जिस पर रीजन डोमिनेट करता है वो क्या बनेगा, रूलर बनेगा। रूलर मतलब इंडिया में ब्राह्मण समझ लो उसे आप। ठीक है? मतलब फिलोसोफर जिसके पास रीजन होगा, या रीजन किसके पास होगा, जो फिलोसोफर होगा। ठीक है, थोड़ा यहाँ लिख दिया मैंने इसको, कोई बात नहीं। जो फिलोसोफर होगा, ठीक है, उसके पास रीजन होगा। ठीक है? तो वो बनेगा मेन किंग, मतलब किंग तो उन्होंने शब्द यूज नहीं किया, वो बनेगा मतलब मेन हेड, जो फिलोसोफर्स होंगे। एंड जिसके पास स्पिरिट, जिसके पास करेज डोमेन करेगा, जिसके अंदर करेज होगा, वो बनेगा सोल्जर। और बाकी के एपिटाइट, जिसके अंदर एपिटाइट होगी, काम वासना होगी, ठीक है, कुछ और चीजें करने की इच्छा होगी, वो सब किस में आ जाएंगे, आपके प्रोड्यूसर क्लास में आएंगे। प्रोड्यूसर में बहुत लोग आ जाते हैं, जैसे कि आपके क्या हो गए, पीजेंट्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, ये सब आ जाएंगे प्रोड्यूसर क्लास में। यहाँ ट्रेडर्स को हमारे सिस्टम में क्या कहते थे, वैश्य कहते थे। ठीक है? चार डिवाइड किए थे ना, ठीक है, ब्राह्मण, शूद्र का, ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है? तो ये थे। तो यहाँ ट्रेडर्स के लिए वैश्य शूद्र था। अब यहाँ क्या है, ट्रेड प्रोड्यूसर जो है वो उसमें ट्रेडर्स भी आएंगे, पीजेंट्स भी आएंगे, ठीक है, अदर जो कारपेंटिंग वगैरह इसका काम करते हैं वो भी आएंगे। ठीक है? तो लोगों की जो अंदर की एपिटाइट है, ठीक है, जो अंदर की उनकी इच्छा है, ठीक है, उनके अंदर जो चीज़ मतलब हाई लेवल पर है। ऐसा तो नहीं कि जो फिलोसोफर होगा उसके अंदर करेज नहीं होगा, ऑब्वियसली उसने भी तो डिसीजन लेना है, करेज तो उसमें भी होना है। ऐसा नहीं कि प्रोड्यूसर के पास करेज नहीं होगा, उसके पास भी होगा। लेकिन हाईएस्ट लेवल पर कौन है, हाईएस्ट लेवल पर कौन सा क्वालिटी, कौन सा वर्च्यू उन पर मतलब क्या करता है, डोमिनेट करता है, उसके अकॉर्डिंग उनका क्या किया गया है, डिवीजन किया गया है। ठीक है? तो तीन तरीके से किया गया है। सबसे पहले कौन, सबसे पहले हैं आपके जिनके अंदर रीजन डोमिनेट करता है, जिनके अंदर रीजन डोमिनेट करेगा वो बनेगा फिलोसोफर और किंग। ठीक है? इन्हें उन्होंने बोला मैन ऑफ गोल्ड। क्लियर है? उसके बाद जिनमें करेज डोमिनेट करता है वो बनेंगे सोल्जर क्लास। ठीक है? वो बनेंगे सोल्जर क्लास। इन्हें उन्होंने बोला मैन ऑफ सिल्वर। इसके बाद जिनमें रीजन, करेज और उसके बाद एपिटाइट, ठीक है, डिजायर, जिस पर ये डोमिनेट करेगी वो बनेगी प्रोड्यूसिंग क्लास। और प्रोड्यूसिंग क्लास को बोलेगा मैन ऑफ कॉपर। ठीक है? मैन ऑफ गोल्ड, मैन ऑफ सिल्वर, मैन ऑफ कॉपर। अब लेकिन क्वेश्चन ये उठा, क्वेश्चन प्लेटो ने खुद से पूछा, डेफिनेटली उसने उन्होंने फिर उसके बाद थ्योरिया दी। प्लेटो ने खुद से क्वेश्चन पूछा कि ये चीजों का डिवीजन करवाएगा कौन। ठीक है? ये चीजों का डिवीजन कराएगा कौन, किसके अंदर, कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर करेज मोस्टली डोमिनेट कर रहा है, कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर रीजन मोस्ट डोमिनेट फैक्टर है, और कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर डिजायर मोस्ट डोमिनेट फैक्टर है। तो उन्होंने अपनी एक नई थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ जस्टिस। आपको समझ में आया? अगर कोई एग्जाम में सिंपल पूछे, आपको चार ऑप्शन दे दे कि थ्योरी ऑफ जस्टिस ऑफ प्लेटो डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग थिंग्स, तो कैसी, किस चीज पर डिपेंड करता है, वो किस टाइप का जस्टिस है प्लेटो का, तो सोसाइटल जस्टिस है। समाज में
कैसे लोग एक बेहतर तरीके से जो करने के लिए बना है वो काम करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी को भी वोट देके जिता दिया और वो वहाँ शासन कर रहा है और समाज में जैसे सोक्रेटिस जैसे लोगों को मार रहा है अकॉर्डिंग टू प्लेटो, समझ रहे हो, ठीक है। तो ऐसे लोग समाज में कम हो, तो इसके लिए उन्होंने अपनी थ्योरी दी। उन्होंने ऐसे बताया कि कैसे हम इन लोगों की हाईएस्ट जो इनके अंदर वर्चू है, जो हाईएस्ट क्वालिटी है, उसका कैसे हम मीन्स आइडेंटिफाई करें। तो उसके लिए प्लेटो ने एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन को पहले देखते हैं, कैसे उन्होंने बताया कि हम ये डिवीजन करेंगे। मैंने बताया थ्योरी ऑफ जस्टिस में फिलोसोफर किंग का आइडिया है। फिलोसोफर किंग बनता कैसे है, थ्योरी ऑफ एजुकेशन से। उन्होंने हमें ये अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग समझाया है। तो लेट्स सी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है उनके बारे में, जस्टिस जस्ट अ पर्सन इनर हार्मनी। वो ये जो मैं आपको भी समझाया ना, ये सब यहाँ नोट्स के फॉर्म में मेंशन है, आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप मैं आपको टाइम भी देता हूँ, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, वीडियो पॉज करके। लेट्स मूव अहेड। इसको जस्टिफाई करने के लिए मीन्स सोशल जस्टिस कैसे होगा, कैसे लोगों को डिवाइड करेंगे, जैसे मैंने जस्ट बताया, ठीक है। तो उसके लिए प्लेटो ने क्या करा, अपना एजुकेशन सिस्टम बताया, ठीक है। कैसे लोगों के अंदर उनकी हाईएस्ट वर्चू को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला उन्होंने बोला, और सबसे बड़ी बात प्लेटो के लिए यह है कि उन्होंने कंपलसरी एजुकेशन करी। लड़की और लड़के में कोई भेदभाव नहीं है, कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। जन्म से ही बच्चे स्टेट कंट्रोल्ड हो जाएंगे। यहाँ से कम्युनिज्म भी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। इसलिए प्लेटो को टोटलिटेरियन भी कहा जाता है, ठीक है। प्लेटो को कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट भी समझा जाता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि स्टेट कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, सोशलिज्म टाइप, ठीक है। सो यहाँ से देखते हैं, ये तो एक्सट्रीम लेवल वाली बात करता है, अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसी बात करते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन कंपलसरी एजुकेशन, तो उन्होंने क्या करा, उन्हें बोला कि बर्थ से 10 साल तक बच्चों को क्या करो, उनको जिम्नाजियम सिखाओ, ठीक है, उनको फिजिकल ट्रेनिंग दो, उन्हें फिजिकल फिजिकल एजुकेशन दो, ठीक है। फिर 10 से 15 के बीच में, ठीक है, उनको म्यूजिक सिखाओ। यहाँ की पॉइंट्स आप लिख सकते हो, इसको आप नोट कर सकते हो, मैं आपको वैसे बता दे रहा हूँ जो जो होगा, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, 10 साल तक बच्चों को क्या सिखाओ, फिजिकल एजुकेशन दो। उसके बाद 11 से 15 के बीच में, 11 से 15 के बीच में बच्चों को क्या सिखाओ, म्यूजिक सिखाओ। क्योंकि होगा क्या, जब आप 10 साल तक लगातार उनको फिजिकल फिटनेस के बारे में बता रहे हो, तो उनकी बॉडी क्या हो जाएगी, टफ हो जाएगी, मेंटल क्या हो जाएगा, टफ। तो उसको शांत करने के लिए, टफनेस को शांत करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, म्यूजिक सिखाना पड़ेगा, राइट। आप खुद रिलेट कर लोगे इस चीज को, और ये चीजें आपको बहुत मतलब हेल्पफुल होंगी एग्जाम के दिन, देखना। अब क्या होगा, 11 से 15 के बीच में उन्हें म्यूजिक सिखाओ, हिस्ट्री पढ़ाओ, मैथमेटिक्स पढ़ाओ, ठीक है। फिर 16 से लेकर 20 तक उन्हें मॉरल एजुकेशन भी दो। मतलब इन शॉर्ट क्या है, 10 साल तक उन्हें क्या करो, फिजिकल एजुकेशन दो। 10 से 20 साल तक उन्हें आप म्यूजिक सिखाओ, अदर सब्जेक्ट भी पढ़ाओ साथ साथ, और साथ में क्या करो, मॉरल एजुकेशन भी दो। 20 साल में उनका होगा पहला एग्जाम, फर्स्ट स्टेज एग्जाम। और इस एग्जाम में जो पास हो जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा, एंड जो फेल होगा वो बनेगी आपकी प्रोड्यूसर क्लास। तो ऐसे हमारी पहली क्लास बनती है अकॉर्डिंग टू द प्लेटो। जो 20 साल में एग्जाम में फेल हो जाता है वो बनती है प्रोड्यूसिंग क्लास। और इस प्रोड्यूसिंग क्लास में कौन सा फैक्टर डोमिनेट होगा, एग्जाम में पूछ सकता है, तो एपिटाइट या डिजायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। 1 सेकेंड, ये जो मैं टाइम ले रहा हूँ एक्चुअली, मैं पेन को कनेक्ट कर रहा हूँ, टाइम लग जा रहा है, आई डोंट नो स्विच होने में। इसके बाद है 20 से 30 के बीच में। 20 से 30 के बीच में उन्हें जो मतलब जो पास हो चुके हैं, अब जो नेक्स्ट एग्जाम में जा चुके हैं, 20 में जो फेल हुए थे वो तो उनका क्लास डिवाइड हो चुका है, ट्रेडर्स हो गए, पीजेंट हो गए, अलग अलग क्लास उनको ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया, मैकेनिक्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए, ये सब, ठीक है। इसके बाद 30 तक, मतलब 20 से लेकर 30 साल तक उन्हें फिजिकल, मेंटल, मॉरल एजुकेशन सब दो अब, ठीक है। अब लेकिन हाई लेवल की दो थोड़ा, ठीक है। तो 30 साल के एग्जाम में सेकंड एग्जामिनेशन होगा, जो फेल होगी वो ऑक्सिलरी क्लास बनेगी, जिसमें सोल्जर्स, आर्मी, नेवी, जो वट वो सब आएंगे। एंड जो पास होंगे वो नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे, और 35 साल तक उन्हें दोबारा पढ़ाया जाएगा क्या, फिलोसॉफी। क्लियर है। और 35 साल के बाद उन्हें 50 साल तक अपनी वर्ल्डली लाइफ में भेजा जाएगा, ताकि तुम जो उनकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो गेन कर सके, ठीक है। शादी करें, बच्चे पैदा करें, ठीक है, फैमिली में कैसे डिसीजन लेने हैं, अदर अदर जो आपके एक्सपीरियंस है लाइफ में उनको गेन करें। उसके बाद 50 साल में फिर एक एग्जाम होगा, जो इसको पास करेगा वो बनेगा फिलोसोफर किंग। वो किंग की बात नहीं करते, वो बोलते हैं फिलोसोफर किंग या रूलर। इसलिए मैं शब्दों में आप जरूर ध्यान देना, समझ में आ गया ना। और जो अनसक्सेसफुल होगा, अब इतना पढ़ लिया है तो ऑब्वियसली ऑक्सिलरी क्लास में जाएगा, और सोल्जर नहीं बनेगा, मतलब उसके मंत्री वगैरह काइंड ऑफ थिंग बनेंगे, ठीक है। तो
प्लेटो ने इन शॉर्ट क्या है मैं आपको समझाता हूँ। पैदा हुआ बच्चा, पैदा होने से लेकर 10 साल तक बच्चे को क्या कराओ, फिजिकल एजुकेशन दो। 10 से लेके 20 ईयर तक फिजिकल एजुकेशन तो करा दी, म्यूजिक और मॉरल एजुकेशन सिखाओ। 20 से लेके 30 तक ये सब फिजिकल मेंटल मॉरल अब सब सिखाओ, ठीक है। फिर अच्छा, जो 10 से लेके 20 में जो एग्जाम हुआ उसमें जो फेल हो गए, ठीक है, जो फेल हो गए वो क्या हुए, वो बनेंगे आपके पीजेंट, प्रोड्यूसिंग क्लास बनेगी। जो 20 से लेके 30 में, जो 30 में जो दूसरा एग्जाम होगा उसमें जो फेल हुए वो बनेंगे ऑक्सिलरी क्लास, और जो आगे जाएंगे 30 से 35 के बीच में वो बनेंगे आपके कौन, 30 से 35 के बीच में उन्हें फिलोसफी सिखाई जाएगी, उसके बाद उन्हें वर्ल्डली लाइफ में प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। और 50 साल में एक एग्जाम होगा, उस एग्जाम को जो पास करेगा वो बनेंगे फिलोसोफर किंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब फिलोसोफर किंग बनाने के पीछे आइडिया क्या है, ठीक है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, क्रिटिसिज्म मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद, जस्ट 1 सेकेंड। अब यहाँ प्लेटो कहना क्या चाहते हैं, फिलोसोफर किंग कहने के पीछे प्लेटो का क्या आइडिया है, क्या दिमाग लगाया उन्होंने, देखो उन्होंने बोला कि इतने साल तक अकॉर्डिंग टू द इच्छा, उनके मन की जो वर्च्यू है, उनके अंदर की क्वालिटी हमने डिवाइड तो कर दिया लोगों को, ठीक है। जिनके अंदर एपिटाइट है उनको प्रोड्यूसिंग क्लास बना दिया, जिनके अंदर करेज है उनको सोल्जर क्लास बना दिया, जिनके अंदर रीजन है, ठीक है, जो फिलोसोफर है जो सोचता है, ठीक है, उनको क्या बना दिया हमने, फिलोसोफर किंग बना दिया, ठीक है, जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने उनको इतनी नॉलेज तो दे दी, ठीक है, ये डिवीजन तो हमने करा दिया, तो अब प्लेटो को क्रिटिसिज्म करा। अब अगर फिलोसोफर किंग लालची हो गया फिर, ठीक है, ये क्वेश्चन करा, तो प्लेटो ने कहा वो लालची होगा ही नहीं, क्योंकि अब वो फिलोसोफर किंग है, मतलब फिलोसफी पढ़ के आया है, ठीक है, उसके अंदर इतने साल उसने पढ़ाई की है, इतना रीजन उसके अंदर डोमिनेट हो गया है कि उसको जरूरत ही नहीं है, वो खुद डिसीजन लेने के लायक है, वो ऐसे गलती करेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर लालच इच्छा सब कुछ मर चुका होगा, उसके अंदर एक एम होगा कि अपने राष्ट्र अपने नेशन को आगे बढ़ाना है, अपने स्टेट को आगे बढ़ाना है। उसमें ग्रीक सिटी स्टेट में पॉपुलेशन कितनी थी, 5,000 10,000 इस टाइप की पॉपुलेशन होती थी, इतने ही लोग होते थे, तो इनके लिए रूल बनाना था, ठीक है, मैंने बताया ना छोटे छोटे सिटी स्टेट्स होते थे, ठीक है, वो भी नेचुरल बाउंड्री से सेपरेटेड होते थे, ठीक है। तो इन सिटी स्टेट्स में रूल रेगुलेशन कैसे होगा वो इसके थ्रू प्लेटो ने बनाया। अच्छा, अगर फिलोसोफर किंग का कोई बेटा हुआ तो उसके लिए प्लेटो ने थ्योरी दी। प्लेटो ने बोला कि जो आपका जो फर्स्ट की दो रीजंस हैं, मतलब सिर्फ फर्स्ट के दो गुण हैं, कौन कौन से, करेज, जिन पर करेज डोमिनेट करता है, और जिस पर रीजन डोमिनेट करता है। करेज डोमिनेट करने वाले कौन होते हैं, सोल्जर्स। रीजन डोमिनेट करने वाले कौन, सोल्जर एंड ऑक्सिलरी क्लास, ठीक है। रीजन डोमिनेट करने वाले कौन होंगे, फिलोसोफर किंग होंगे। इन दोनों की कोई ना कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, ना कोई प्राइवेट वाइफ होगी। केवल और केवल प्रोड्यूसिंग क्लास प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्राइवेट वाइफ रख सकती है, इन दोनों की ना कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी ना कोई प्राइवेट वाइफ होगी। समझ पा रहे हो आप, ठीक है, ये ऐसी बात बोल रहे हैं, मतलब उस लेवल उस टाइम पे आप समझ सकते हो, उस टाइम पे मतलब कि एक फिलोसोफर किंग है, उसकी कोई प्राइवेट वाइफ नहीं है, ठीक है, अगर उसको उसकी सेक्सुअल इंटीमेसी, अगर कोई फिलोसोफर किंग है, उसके अंदर कोई इंटीमेसी जागती है किसी के प्रति, ठीक है, कोई अटैचमेंट होता है तो वो नहीं रखेगा, ठीक है, क्योंकि अब वो फिलोसोफर हो चुका है, वो रीजन डोमिनेट करता है उसके दिमाग में, ठीक है, तो उसकी कोई प्राइवेट वाइफ नहीं होगी, ठीक है। अगर उसके अंदर ऐसी कोई भावनाएं आती हैं, ऐसी कोई काम वासना जागती है, तो वो वो कहीं भी जा सकता है। समझ रहे हो ना आप इस चीज को, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो फिलोसोफर किंग है, जो फिलोसोफर किंग है उसकी कोई प्राइवेट वाइफ नहीं होगी, एंड जो आपका दूसरा सोल्जर और ऑक्सिलरी क्लास है उनकी कोई प्राइवेट वाइफ नहीं होगी, ठीक है, और ना प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, तो ये उसके खिलाफ है। प्रोड्यूसिंग क्लास प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकती है, लेकिन ये दो जो लेवल है, प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी और प्राइवेट वाइफ, मतलब नहीं रखेंगे, क्योंकि फिर तो वही सिस्टम हो जाएगा ना जो ब्राह्मण जब हमारा इंडियन वैदिक सिस्टम में हुआ था, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, फिर उसका बेटा ब्राह्मण बनेगा, तो वो क्या हो गया, लेटर वैदिक पीरियड में वो सिस्टम क्या हो गया, अब खराब होने लगा। तो यहाँ ये चीज खराब ना हो, तो प्लेटो ने ये थ्योरी दे दी, ठीक है, मतलब एक्सट्रीम लेवल ऑफ कम्युनिज्म हो गया, मतलब प्लेटो से क्वेश्चन पूछा क्या ह्यूमन के अंदर अटैचमेंट नहीं होगा, ठीक है, अगर कोई किसी लड़का किसी लड़की के साथ है, उसके साथ इंटीमेट है, तो कैसे वो उससे अटैच नहीं होगा, ऑब्वियसली रीजन है उससे अटैच होगा, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही उसके अंदर रीजन डोमिनेट करता हो, ये तो ऑब्वियस रीजन है, क्योंकि मोह रीजन को मार देता है मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। सो वो कैसे उस चीज को मैनेज करेगा, तो प्लेटो ने कहा
अगर वो फिलोसोफर इतने साल से पढ़ा है, रीजन उसके अंदर डोमिनेट करेगा, तो वो ऐसे नहीं करेगा। तो उसने, और अगर फिलोसोफर किंग का जो बेटा होगा, ठीक है, फिलोसोफर किंग का जो बेटा होगा, किसी भी उसकी मान लो उसने किसी के साथ इंटीमेट हुआ, उसका कोई बेटा है, ठीक है, तो वो उसे फिलोसोफर किंग नहीं पालेगा, क्योंकि मैंने बोला ना, उसका कोई ना बेटा है, ना कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई प्राइवेट वाइफ है, ठीक है, उसे कौन पालेगा? प्रोड्यूसिंग क्लास पालेगी। समझो, मतलब ना कोई किसी का बेटा होगा, ना कोई किसी की बीवी होगी, ना किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी इन दो क्लासेस में। क्लियर है? तो ना बेटा होगा तो किसके लिए रखेगा? बेटा होगा ही नहीं तो वो किसके लिए रखेगा? और बेटा ना कोई प्रॉपर्टी होगी तो आगे बचाएगा किसके लिए? तो वो बोलेगा कि नेशन के लिए अपने प्राण दांव पर लगाता हूँ। तो दिस काइंड ऑफ फिलोसफी प्लेटो प्रोवाइडेड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड एजुकेशन सिस्टम, कैसे डिवीजन किया, कैसे प्लेटो ने अकॉर्डिंग टू द उनके अंदर वर्चू, जो वर्चू था, जो डोमिनेंट कैरेक्टर था, कौन सा वर्चू कौन कितने लेवल का डोमिनेट कर रहा है, उसके बेसिस पर उन्होंने क्या करा, सोसाइटी को डिवाइड करवाया और कम्युनिज्म कराया। प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकते कौन? सोल्जर क्लास और ऑक्सिलरी क्लास एंड फिलोसोफर किंग, ठीक है ना, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी ना प्राइवेट वाइफ होगी। स्लेवरी सिस्टम को ऑब्वियसली सबने जस्टिफाई करा है, प्लेटो ने भी जस्टिफाई करा है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। स्लेवरी सिस्टम दोनों ने जस्टिफाई करा है। कम्युनिज्म स्टार्ट यहीं से हो गया है, आप समझ सकते हो। स्टेट कंट्रोल्ड है एकदम, कितना ज्यादा स्टेट कंट्रोल है, सोचो पैदा होते ही बच्चा स्टेट के अंदर ट्रेनिंग ले रहा है, उसको फिजिकल एजुकेशन दी जा रही है स्टेट के अंदर पैदा होते ही। समझ पा रहे हो आप? ठीक है, तो एवरीथिंग इज स्टेट कंट्रोल इन दिस। सो आई होप आपको समझ में आएगा प्लेटो के बारे में। एंड अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर कोई आपके और विचार है और थॉट है, मैंने यहाँ पर सब चीज़ मेंशन करी हुई है, ठीक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इसमें अब डेली वीडियो डालने वाला हूँ, डेली वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट करनी है इसमें। सो आपको करंट अफेयर्स भी इसमें मिलेंगे कुछ टाइम बाद डेफिनेटली, एंड कुछ टाइम बाद आपको डेली जो आपके वर्ल्ड अफेयर्स में चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में भी आपकी वीडियो जल्दी आने वाली हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी पॉलिटिकल।